हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। मेरा नाम वरिंदर है और आज हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को दोबारा से डिस्कस करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पहले हम एक पार्ट और कर चुके हैं जहां पे हमने लगभग आधा सिलेबस डिस्कस कर लिया था। आज हम पूरे का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग यूजीसी नेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए पीजीटी के सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। तो इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या समझा था। मैं हमेशा कहता हूं कि रिवाइज करना बढ़िया रहता है। देखिए, ये जो हमारा सिलेबस है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सीनियर सेकेंडरी लेवल, दूसरा ग्रेजुएट लेवल और तीसरा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है जी, इन 3 पार्ट्स में हमारा ये सिलेबस डिवाइड है। तो हमने जो पहला पार्ट था सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला वो कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था, जहां हमने देखा था कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हमने समझा था कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हम समझेंगे, इसकी इमर्जेंस समझेंगे। कंसेप्ट पे फोकस किया था, जहाँ पे हमने सबसे पहले अधिकार, फिर स्वतंत्रता। जैसे कि जब हम राइट्स के ऊपर फोकस कर रहे थे तो हमने देखा कि टाइप्स कितनी होती है राइट्स की। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे फोकस किया, जो 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। थ्योरीज पे फोकस किया कि हम कौन कौन सी थ्योरीज देखेंगे इसमें। ये कुछ थ्योरीज मैंने यहाँ लिख दी है, जैसे कि लिबरल, लिबर्टेरियन, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट। इनके अलावा भी और थ्योरीज है। जब हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे हर एक टॉपिक पे तो उस पर ध्यान देंगे। लिबर्टी की जब बात की थी तो हमने इसके मीनिंग और इमर्जेंस पे फोकस किया था। 3 तरह के टाइप पे फोकस किया था, एक सिविल लिबर्टी, एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। जब हम सिविल लिबर्टी की बात करते हैं तो हम बात करके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिबर्टीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। वो है फिजिकल, दूसरा इंटेलेक्चुअल और तीसरा प्रैक्टिकल। साथ ही हमने कुछ थ्योरीज पे फोकस किया था, जैसे क्लासिकल लिबरल्स है जो कि नेगेटिव फॉर्म ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं। दूसरा मॉडर्न लिबरल्स है जो पॉजिटिव फॉर्म ऑफ लिबर्टी पे फोकस करते हैं। और साथ ही जो न्यू लिबरल्स है, जो लिबर्टेरियन है, ये रोलिंग बैक द स्टेट के ऊपर जाते हैं। ये वापस से आने की बात करते हैं, ये वापस यहीं आने की बात करते हैं क्लासिकल पे। ये भी नेगेटिव, कहीं ना कहीं नेगेटिव फॉर्म ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं। इसके उपरांत हमने और कंसेप्ट पे फोकस किया था, जैसे कि इक्वालिटी, जस्टिस एंड सेकुलरिज्म, सिटीजनशिप एंड डेवलपमेंट। तो हमने समझा जब हम इक्वालिटी पढ़ेंगे तो हम रूसो 2 तरह की इक्वालिटी पे मेनली फोकस करेंगे, एक लीगल, दूसरा पॉलिटिकल। लीगल इक्वालिटी में हम रूसो और बार्कर के कोट्स पढ़ेंगे, और जब हम पॉलिटिकल इक्वालिटी पे फोकस करेंगे तो हम डी राफेल और डी टॉकविल के ऊपर फोकस करेंगे। इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, और आपको बताया भी है कि एग्जाम में बुक्स के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है जी। जो नेक्स्ट टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया था वो था जस्टिस। यहाँ हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस पे फोकस किया था, ये समझना है हमने। अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस, रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड टाइप्स ऑफ जस्टिस पे फोकस किया था, जहाँ पे 2 तरह के जस्टिस पे हमने ध्यान दिया था, एक प्रोसीजरल था, दूसरा सब्सटेंटिव जस्टिस। तो इस तरह से हमने समझा था कि जब हम फ्यूचर में जस्टिस का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ें पे हमने ध्यान देना है, ये मेन है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हमने पढ़ना है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखा था सिटीजनशिप। या हमने फॉर्मल और सब्सटेंटिव 2 तरह के सिटीजनशिप पे फोकस किया था। थ्योरीज पे फोकस किया था, जहाँ हम एवोल्यूशनरी थ्योरी, कम्युनिटेरियन थ्योरी, प्लूरिस्टिक थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे कि इन्होंने सिटीजनशिप के बारे में क्या कहा है। इसके उपरांत जो हमने समझा था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन था, भारतीय संविधान, जहाँ पहला टॉपिक हमने समझा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा संविधान तैयार किया था उसके फैक्ट्स क्या है। जैसे कि मैंने बताया था 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था हमारे संविधान को बनने में। इसके उपरांत जो दूसरा टॉपिक हमने ध्यान में रखा है वो है प्रीएम्बल, तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा है फंडामेंटल राइट्स और 5वां है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स पे हमारा ध्यान रहेगा। हम समझेंगे कि प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है, हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, कितने आर्टिकल्स है, कितने पार्ट है, कितने शेड्यूल है। फंडामेंटल राइट्स जो हम पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे कि ये पार्ट 3 से लिया गया है, कौन कौन से आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हैं। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है और कौन कौन से आर्टिकल है जो डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं, एवं किस पार्ट में डीपीएसपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इस पर हमारा फोकस रहेगा। नेक्स्ट जो हमने समझा था वो है
फेडरलिज्म, जहाँ हम सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर फोकस करते हैं, या हम यूनिटरी वर्सेस फेडरल पे फोकस करते हैं, जहाँ एक तरफ हम फेडरलिज्म पे फोकस करते हुए 3 तरह के फेडरलिज्म पे फोकस करेंगे, कोऑपरेटिव, दूसरा कॉम्पिटिटिव और तीसरा बार्गेनिंग फेडरलिज्म। और साथ ही जाना कि जब हम यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो पार्ट 5 आर्टिकल 52 टू 151 के बीच जितने भी आर्टिकल्स हैं इन सब पे फोकस किया जाएगा, जहां हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पे फोकस करेंगे। मैंने आपको साथ में यही बताया था कि जो पार्लियामेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा से ही मिलकर नहीं बनता, बल्कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है। इसके उपरांत जो हमने समझा था वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में था, वो पार्ट 6 आर्टिकल 152 टू 237 के मध्य आता है। इस वाले टॉपिक पे जब हम ध्यान देंगे तो हम गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट पे फोकस करेंगे। मैंने आपको बता दिया था जब हम लेजिस्लेचर पे फोकस करेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो इंडिया के सभी स्टेट के पास है, हर एक स्टेट में विद्यमान है, लेकिन कहीं कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो वो भी जानेंगे कि कौन सी स्टेट है जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस कर रहे हैं तो पहले हमने यूनियन गवर्नमेंट देखा, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और अब देख रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे हम फोकस करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे। जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे फोकस करेंगे तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और अर्बन पे फोकस करेंगे तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 पे हमारा फोकस रहेगा। इनसे जुड़ी सारी कमेटियाँ हम याद करेंगे, जैसे BR मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, JVP कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी। ठीक है जी, बहुत सारी कमेटीज है जिन पे हमारा फोकस रहेगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमने समझा था वो था इंडियन पॉलिटिक्स। जब हम इंडियन पॉलिटिक्स पे फोकस करते हैं तो जो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ना है वो चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, मतलब आज़ादी के उपरांत भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी जिनका भारत को सामना करना पड़ा। फिर हम पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी पे फोकस करेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि किस तरह से इंडिया टिल 1967 और वन पार्टी डोमिनेंस वाला रूल चलाए बैठा था। ठीक है जी, उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। रीजनल पार्टी के रोल के बारे में समझेंगे। आज के समय में मल्टी पार्टी सिस्टम और कोलिशन गवर्नमेंट का सीन चल रहा है, मतलब उस तरह का हिसाब है, वो समझेंगे। साथ ही साथ रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स देखेंगे, जहां हम आज़ादी से लेकर टिल अब तक भारत में क्या क्या बदलाव आए हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंज आए, उन पर हमारा फोकस रहेगा। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक समझा था वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे था, जहां हम कोल्ड वॉर के बारे में जानेंगे और कोल्ड वॉर के पीछे क्या रीज़न था, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके चीज़ों को समझेंगे। साथ ही समझेंगे कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था जो कि 2 ब्लॉक्स में, एक USA और USSR के बीच में हुआ था। इससे संबंधित सारे फैक्ट्स पे हमारा ध्यान रहेगा। जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर की बात करेंगे तो हम इन डेट्स पे फोकस करेंगे कि कब जर्मनी रीयूनाइट हुआ, कब बर्लिन वॉल गिरी, और कब जो था USSR तबाह हो गया और उसके स्थान पर USA सुप्रीम पावर या सुपर पावर के रूप में इमर्ज होकर आया। अमेरिका की हेजमनी पे फोकस करते हुए हम उसकी हेजमनी मिलिट्री, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी के स्पेयर में देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट एंड चैलेंजेस पे हमारा ध्यान रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने समझा था वो यूनाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हम तरह तरह के डिफरेंट टाइप के ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पे फोकस करेंगे, जैसे कि UN, जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं। ये लीग ऑफ नेशन के स्थान पर बना था और ये कब आया था वो डेट याद रखेंगे। इससे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स अच्छे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था यूरोपियन यूनियन। ये समझा था कि यूरोपियन यूनियन कब इमर्ज हो गया था, इस चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, कब बना था, इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, इसकी हमने ट्रिक याद की थी। जब हम पर्टिकुलर टॉपिक बनाएंगे तो और डिटेल में इसको समझेंगे। PGT के सिलेबस में साक भी आता है, जिसकी फुल फॉर्म हमें याद करनी है, उसके इमरजेंस डेट, हेडक्वार्टर और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ पे हमारा ध्यान रहेगा। अल्बा पे फोकस रहेगा जो 2014 में बना है, बहुत ही ज़्यादा पास का ऑर्गेनाइजेशन है जो हम पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में। ठीक है जी, इससे संबंधित सारे डिटेल पे हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ हमने नाम पे भी फोकस करना है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और हमने जैसे कि समझ लिया था कल लास्ट वीडियो में कि
किस प्रकार से जो दो ब्लॉक्स बन गए थे कि ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक, उनसे अलग रहने के लिए कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आए थे जिनमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका आता है। इन्होंने डिसाइड किया था कि हम इन दोनों में से किसी ब्लॉक पे नहीं मिलेंगे और स्वतंत्र रहेंगे, और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम याद रखे थे हमने, जिन्होंने नाम को क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा किया था। इसके उपरांत जिस टॉपिक पर हमने फोकस किया था वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, कि भारत की विदेश नीति क्या है, उसके हमने ऑब्जेक्टिव समझे थे। जवाहरलाल नेहरू जी का रोल हमने समझना है उसमें। रोल ऑफ इंडिया इन यूएन, यूएन का हम मेंबर बन गए थे 1945 में ही, जैसे यूएन इस्टेब्लिश हुआ था तभी, तब से लेके आज तक हमने किस तरह से यूएन में रोल अदा किया है वो समझेंगे। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे, जिसमें कितनी बार चेंज आया। जैसे 74 में जब हमने फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था तो इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप थोड़े बिगड़ गए थे, और किस तरह से 2005 तक आते आते हमने उनके साथ 1, 2, 3 एग्रीमेंट किया, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप था दोनों देश के रिलेशनशिप को बढ़िया बनाने में। आज के समय में हमारे रिलेशंस कैसे हैं उनके साथ, उस पर फोकस रहेगा। इंडिया एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एट चैलेंजेस बिफोर इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे हमारा फोकस रहेगा कि कौन कौन से चैलेंजेस थे जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुँचाने में लगे थे। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हम फोकस करेंगे। अब तक हमने पार्ट 1 में ये सब डिस्कस कर लिया है, आज ये पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएट लेवल। अब जितने भी टॉपिक है वो सारे ग्रेजुएट लेवल वाले टॉपिक है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। जो पहला टॉपिक हम फोकस करेंगे यहाँ वो है पॉलिटिकल थ्योरी। सिद्धांत पे हमारा फोकस होगा, जहाँ हम समझेंगे कि थ्योरी से रिलेटेड ट्रेडिशनल और मॉडर्न पर्सपेक्टिव किस प्रकार से डिफरेंट है। जहाँ हमें पता लगेगा कि ट्रेडिशनल जो पर्सपेक्टिव है उनका फोकस सिर्फ स्टेट पे होता है, स्टेट एंड गवर्नमेंट पे इनका फोकस होता है। सिर्फ 2 ही ऑर्गेनाइजेशन पे ये मेनली फोकस करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे ये फोकस करते हैं। और साथ ही साथ जब मॉडर्न पर्सपेक्टिव पे हमारा ध्यान होगा तो हम जानेंगे कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे ध्यान देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो मॉडर्न वाले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन लॉ वगैरह पे तो ध्यान देते ही है, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान रखते हैं, उनकी स्टडी भी करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एक्सेट्रा वगैरह, इन सभी चीज़ों पे इनका ध्यान रहता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम इस यूनिट में पढ़ेंगे वो है स्टेट। जब हम स्टेट के नेचर पे फोकस करेंगे तो हम सबसे पहले तो इसके इमरजेंस वाली थ्योरीज पढ़ेंगे। 2 तरह की थ्योरीज बहुत ज़्यादा मानी जाती है। एक तो है स्टेट की इमरजेंस की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसे सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। ठीक है जी। जब हम ये थ्योरी पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान मेनली 3 सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज पे होगा। फर्स्ट होप, सेकंड लॉक और थर्ड रूसो। जो दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे हम वो हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी है। इसको हिंदी में ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कि स्टेट का जो निर्माण है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट है वो कहते हैं स्टेट मैन मेड है, एक कृत्रिम संस्था है, उसको एकदम ही तैयार किया गया है। पर जो एवोल्यूशनरी थ्योरी वाले हैं, हिस्टोरिकल वाले हैं, इनका मानना है कि स्टेट मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन है और इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। इन पे हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ जब हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो इसके एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। चार एलिमेंट्स पे हमारा मेन फोकस होगा। 4 एलिमेंट्स के बिना कभी स्टेट फॉर्म नहीं हो सकता। उन 4 एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे, पहला एलिमेंट पॉपुलेशन, दूसरा पढ़ेंगे हम क्या बोलते हैं लैंड या फिर कहे भूभाग। ठीक है जी। तीसरा पढ़ेंगे हम गवर्नमेंट के ऊपर,
और लास्ट जो एलिमेंट पढ़ेंगे वो है सॉवरेनिटी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एकदम साफ बताया हुआ है कि ये 4 एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के अस्तित्व में आने के लिए। विदाउट पॉपुलेशन स्टेट में रहेगा कौन? बिना ज़मीन के लोगों को बसाएंगे कहाँ? एक पर्टिकुलर लैंड भूभाग होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट नहीं होगी तो लोगों को किस तरह से सही ढंग से मेंटेन किया जाएगा? रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनको चलाने का काम गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है। और जब हम सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये स्टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। विदाउट सॉवरेनिटी स्टेट कुछ नहीं है। स्टेट अदर एसोसिएशन की तरह ही एक एसोसिएशन है अगर उसके पास सॉवरेनिटी नहीं है। आप कोई भी एक अदर एसोसिएशन ले लीजिए, वहाँ उस एसोसिएशन में भी पीपल होते हैं, वो भी किसी जगह पे बसा होता है और उसका भी रूल एंड रेगुलेशन चलाने वाला एक ऑर्गन होता ही होता है। पर सॉवरेनिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास है। और जब हम सॉवरेनिटी पे फोकस करेंगे तो हम जानेंगे कि सॉवरेनिटी 2 तरह की होती है, एक है इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल सॉवरेनिटी वो सॉवरेनिटी है जो किसी सुप्रीम को अपने राज्य के मध्य सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है, जहां उसकी आज्ञा को मानने के लिए सभी बाध्य होते हैं और उसकी आज्ञा की कोई अवहेलना नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी वो सॉवरेनिटी है जहां हम किसी अन्य देश के, किसी अन्य राज्य के बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया आज जैसे चाहे वैसे अपने जो पॉलिसीज़ है उसको अप्लाई कर रहा है, अपने देश के लोगों की भलाई के हिसाब से अप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर किसी अन्य देश का प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी अदर नेशन की बात मान के वो किसी पॉलिसी को फॉर्म कर रहा है। तो एक्सटर्नली सुप्रीम होने का तात्पर्य यह है कि हम किसी बाहरी पावर के दबाव में नहीं होते। ठीक है जी। साथ ही साथ हम प्लूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला सेक्शन है, ग्रेजुएट लेवल वाला सेक्शन है, बताऊं मैं आपको ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में ये सारे के सारे कंटेंट हैं जब हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है गवर्नमेंट। सॉवरेनिटी पे हमने फोकस कर ही लिया था, उसके टाइप वगैरह के बारे में समझेंगे, उसको इन डिटेल समझेंगे जब पर्टिकुलर टॉपिक आएगा। गवर्नमेंट का तात्पर्य होता है सरकार। सरकार वो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के पूरे स्टेट में रूल एंड रेगुलेशन को कायम रखने का काम करता है, कानून बनाने का, उसको लागू करने का काम करता है। ठीक है जी। यहाँ पे हम इनके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे फोकस कर रहे हैं। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जिसमें पहला ऑर्गन इन्होंने बताया है लेजिस्लेचर, जिसको दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। ठीक है जी। वैसे तो इंडिया के कंटेक्स्ट में कहे तो 4 पिलर माने जाते हैं। ठीक है जी। 4 पिलर ऑफ इंडिया आते हैं, जिनमें पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी और लास्ट में प्रेस को भी रखा जाता है। ठीक है जी। जब फोकस किया जाए तो ऐसे किया जाता है, पर हमारे सिलेबस में जो है वो 3 है। तो एक हो गया कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। ये 3 ऑर्गन्स है जो हमारे देश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए सर्वोत्तम और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विधायिका कानून बनाने का काम करती है, ये संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में मिलकर कानून को पास करते हैं और प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है और एक रूल तैयार हो जाता है। ठीक है जी। कार्यपालिका उस कानून को लागू करने का काम करती है। कार्यपालिका उस कानून को लागू करने का काम करती है, उसको एकदम पॉजिटिव तरीके से लोगों पे लागू करती है और लोग उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर कोई किसी के अधिकारों का हनन करे या किसी रूल एंड रेगुलेशन को ना माने तो उसको सुधारने का काम करती है न्यायपालिका। न्यायपालिका आगे हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और लास्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट।
subordinate courts। इन पे हमारा फोकस रहेगा। यहाँ हम जानेंगे कि किस तरह से जुडिशरी स्टेप बाय स्टेप लेवल में डिवाइड है, जहाँ टॉप सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं इसे। यहाँ पे आखिरी अपील होती है, इसके बाद कोई और लेवल नहीं है जहाँ पे आप जा सकते हो। मान लीजिए आपका कोई केस है, वो आप यहाँ लेके जाओगे, यहाँ पे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो आप आगे लेके जाओगे जो हाई कोर्ट है, और यहाँ भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो यहाँ से आगे आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, और ये लास्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। मैंने आपको बताया भी था कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम आर्टिकल 226 के थ्रू डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और आर्टिकल 32 के जरिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि जी हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इन तीनों पिलर्स पे फोकस करेंगे और साथ ही साथ चेक एंड बैलेंस पे फोकस करेंगे, जिसको हम कहें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कह सकते हैं आप। मेनली ये तीन ऑर्गन्स है जिसके मध्य सारी पावर डिवाइड हो रखी है, और ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करती रहती है कि कोई गलत तरीके से काम ना करे, कि किसी में किसी तरह की कमी ना रह जाए, ठीक है जी। मैंने आपको आर्टिकल 246 के बारे में बताया था, जहाँ पे इंडिया के सारे सब्जेक्ट 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे मेनली फोकस किया जाता है। तो जब हम गवर्नमेंट पे फोकस करेंगे तो ये एलिमेंट्स है, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। ये हमारे पीजीटी के सिलेबस में बहुत अहम है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइप्स, जहां हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप पे फोकस करेंगे। जब हम डेमोक्रेसी पे फोकस करते हैं तो मेनली 2 तरह की डेमोक्रेसी को सबको पता है, एक है इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का एग्जांपल इंडिया है और डायरेक्ट का आप स्विट्जरलैंड कह सकते हो, इसका एग्जांपल है, ठीक है जी। जहां हम डेमोक्रेसी के टाइप्स पे फोकस करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी, अथॉरिटेटिव, सारे के सारे पार्ट जो उसके टाइप्स है उन पे फोकस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेसी, जो कि अब्राहम लिंकन जी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ रूल टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। और साथ ही समझेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र काम करता है, ठीक है जी, इलेक्शन मेथड क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर हम डिक्टेटरशिप पे भी फोकस करेंगे, जहां हम जानेंगे कि तानाशाही, जहाँ पे एक पार्टी का, एक पर्सन का रूल होता है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो है हम पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंटल। ये 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जहां हम पार्लियामेंट्री की बात करें जिसको संसदीय कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करती है। इसका एग्जांपल जब हम देखेंगे तो इंडिया को देखेंगे कि इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल है। और जो दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे वो है प्रेसिडेंटल, जिसको अध्यक्षीय प्रणाली कहते हैं। इसके ऊपर फोकस करेंगे और जानेंगे कि इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल वो है यूएसए है, और इन डिटेल इन दोनों सिस्टम को समझेंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल सिस्टम काम करता है। जब हम फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे फोकस करेंगे, ये अनदर 2 फॉर्म्स है। तो जब हम फेडरल पे फोकस करेंगे तो हमारा फोकस अगेन इंडिया एंड यूएसए, इस बार इन दोनों पे होगा। और जब हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे फोकस करेंगे तो हमारा फोकस यूके, जिसे इंग्लैंड कहते हैं, इस पे होगा। हम इन दोनों टाइप्स को डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से फेडरल सिस्टम काम करता है और किस तरह से यूनिटरी सिस्टम काम करता है। साथ ही साथ थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज पे फोकस करेंगे एंड प्रेशर ग्रुप्स पे फोकस करेंगे। हम जानेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है जी। और जैसे कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूएसए में ड्यूल पार्टी सिस्टम है, हम अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पे एक सिंगल पार्टी रूल कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है। ये सारी बातें डिटेल में समझेंगे। जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम 1 पार्टी डोमिनेंस का रूल भी देखेंगे, फिर बाद में मल्टी पार्टी कोलिशन पॉलिटिक्स पे फोकस करेंगे। साथ ही साथ हम प्रेशर ग्रुप पे फोकस करेंगे। ये आज के समय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप, जिसे दबाव समूह कहा जाता है, ठीक है जी, या फिर कहीं इंटरेस्ट ग्रुप भी कहते हैं इसे,
ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो ग्रुप है जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेता, पर अपने लोगों के हितों के लिए, अपने सदस्यों के हितों के लिए हमेशा सक्रिय रहता है। कहा जाए तो ये वो है जो इलेक्शन नहीं लड़ते, पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर दबाव डालने का काम करती हैं, और ये वो है जो इलेक्शन लड़के सरकार बनाने का काम करती हैं। ठीक है जी, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे जब हम सिलेबस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है पॉलिटिकल थॉट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हम मेनली जो दो सेक्शन पे फोकस करेंगे, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पर दो जो मेनली है, एक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और दूसरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इन पे हमारा मेन फोकस रहेगा। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब इन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे, मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि मैं प्लेटो के बारे में आपको बताता हूँ कि जब हम प्लेटो पढ़ने जाएंगे तो हम किन किन चीज़ों पे ध्यान देंगे। जो पहले है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से, वो है प्लेटो। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में जान लेंगे कि इन्हें फादर ऑफ आइडियलिज्म कहते हैं। फादर ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है जी। प्लेटो यूनान के रहने वाले थे, ग्रीक फिलोसफर हैं, ठीक है जी। इनका जो जन्म हुआ था वो बीसी वाले टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। और हम साथ ही साथ इनसे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज है, कंसेप्ट है इनके, उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, जब इनके बारे में फोकस करेंगे तो हम जानेंगे कि ये स्टूडेंट है सोक्रेट के, जिसे हिंदी में हम सुकरात कह के बुलाते हैं, ठीक है जी। इनकी अलग अलग फिलोसफीज पे फोकस करेंगे। इनके जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन पे हमारा मेन फोकस रहेगा। पहली बुक का नाम है द रिपब्लिक, दूसरी का नाम है द स्टेट्समैन, और तीसरी बुक का नाम है द लॉज। इन तीनों पे हमारा मेन फोकस रहेगा। साथ ही साथ जब हम प्लेटो के बारे में समझेंगे तो इनके जो कंसेप्ट्स हैं उन पे फोकस करेंगे, और इनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, थ्योरी ऑफ जस्टिस वाले कंसेप्ट को समझेंगे, जहाँ ये 2 टाइप ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा सोसाइटियल। इनका जो क्या बोलते हैं फिलोसफी ऑफ आइडिया है उस पर फोकस करेंगे कि इन्होंने आइडिया के बारे में क्या कहा है। इनकी एजुकेशनल थ्योरी पे फोकस करेंगे, थ्योरी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। थ्योरी ऑफ एजुकेशन। और हम जानेंगे कि जो जितने भी इनकी फिलोसफीज हैं उनका जो मुख्य आधार है वो एजुकेशन है। इन्होंने स्टेट कंट्रोल एजुकेशन की बात की है। एजुकेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया है, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एजुकेशन को बराबर माना है। इन्होंने सोसाइटी को 3 लेवल में डिवाइड किया है। सोसाइटी में 3 क्लास की बात की इन्होंने, वो कौन कौन सी 3 क्लास है उन पे हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ इनकी जो फिलोसफर किंग वाली फिलोसफर किंग का कंसेप्ट है उस पे हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ इनके हम जो आइडियल स्टेट है उस पे फोकस करेंगे, सेकंड बेस्ट स्टेट पे फोकस करेंगे, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये थिंकर्स वाला, थॉट्स वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। तो जो पहला थिंकर हम फोकस करेंगे वो प्लेटो है, और उसके उपरांत जिस हम नेक्स्ट थिंकर पे फोकस करेंगे उनका नाम है एरिस्टोटल। मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। एरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में अरस्तु कह के बुलाते हैं,
और पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हर एक विद्यार्थी के लिए मान्य है कि उनको ये बात पता होनी चाहिए कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यही है। इन्हें राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है, अरस्तु। और एक बात और बता दूं, ये अपने इनके गुरु थे, स्टूडेंट ऑफ ये प्लेटो है, अभी जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा, ये उनके स्टूडेंट है और साथ ही साथ ग्रेटेस्ट क्रिटिकर ऑफ प्लेटो है। इन्होंने प्लेटो की जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी वाली फिलोसफी है उसको डायरेक्ट क्रिटिक किया है। उन्होंने माना है कि जो वो कहते थे उसके विपरीत मनुष्य की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो है, ठीक है जी। इनके जो अलग अलग थ्योरीज है उनके ऊपर फोकस करेंगे, हम इनके रेवोल्यूशन की थ्योरी पे फोकस करेंगे, इनके थ्योरी ऑफ जस्टिस पे फोकस करेंगे, हम थ्योरी ऑफ जस्टिस पे फोकस करेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पे फोकस करेंगे तो एक शॉर्ट की को याद करेंगे जो है MTAOPD। इस तरीके से इनके हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है जी। और भी बहुत कुछ है, जैसे कि इन्होंने स्लेवरी का कंसेप्ट दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वो थिंक करते हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ स्लेवरी की बात की है। स्लेवरी जिसे हिंदी में दास्ता कहते हैं, उस पर इन्होंने फोकस किया है और इन्होंने स्लेवरी को नेचुरल माना है। इनका मानना था कि दास्ता वाला सिस्टम होना चाहिए, ठीक है जी। तो जब हम एरिस्टोटल के ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत कुछ इनके बारे में जो हमने पढ़ना है, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब पे फोकस करेंगे, जैसे निकोमेनियन एथिक्स, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट थिंकर है जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है कौटिल्य। देखिए ये जो दोनों हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये वेस्टर्न थिंकर है, ठीक है जी। कौटिल्य इंडियन थिंकर। कौटिल्य को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे चाणक्य, विष्णुगुप्त, कहते हैं इनके पिता का नाम चणक था इसलिए इन्हें चाणक्य बुलाया जाता है। और ये विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे इसलिए इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चलिए कौटिल्य के बारे में मैं समझाता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें पता कर लेते हैं। तो जब हम कौटिल्य पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है जी। अर्थशास्त्र इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। साथ ही जानेंगे कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत ही अहम रोल अदा किया था, ठीक है जी। इनके अलग अलग कंसेप्ट और थ्योरीज को पढ़ेंगे, जैसे सप्तांग। सप्तांग थ्योरी क्या है, जहाँ पे ये स्टेट के 7 एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं, स्टेट्स 7 एलिमेंट। ठीक है जी। उसके बाद इनके हम जो नेक्स्ट थ्योरी पे फोकस करेंगे वो मंडल थ्योरी है, जो एक तरह से फॉरेन पॉलिसी वाली थ्योरी है या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस करती है, इनकी फॉरेन पॉलिसी वाली थ्योरी है, ठीक है जी। इसके उपरांत हम इनके जो स्टेट के ओरिजिन की बात करते हैं, ये डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट देते हैं, सॉरी डिवाइन नहीं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं। जैसे हॉबलॉक रूसो ने माना है वैसे ही ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं। ये बताते हैं कि राज्य में मत्स्य न्याय वाली, उस समय समाज में मत्स्य न्याय वाली सिचुएशन बनी होती है जहाँ पे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए राज्य का निर्माण कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता है, ठीक है जी। और जहाँ पे लोग होते हैं वो राजा को किस प्रकार से अपनी सुरक्षा के लिए कितना कितना टैक्स देने के लिए तैयार होते हैं वो पढ़ेंगे। या हम इनके
जो स्पाइस बताए हैं इन्होंने 3 टाइप के स्पाइस, उन पे फोकस करेंगे। इन्होंने जो क्या बोलते हैं जो किले को सुरक्षित रखने के लिए जो सिस्टम बताया है उस पे फोकस करेंगे। बहुत सी चीज़ें जो हम कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप इतना देख लीजिए। जो नेक्स्ट थिंकर है जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है मैकियावेली। मैकियावेली अगेन वेस्टर्न थिंकर, फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस इटली। ठीक है जी, ये फ्लोरेंस इटली के हैं, वेस्टर्न थिंकर है। जब इन पे फोकस करेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जब हम मैकियावेली पे फोकस करेंगे तो मैकियावेली के बारे में हम जानेंगे कि इनको कहते हैं द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। मतलब ये वो थिंकर है जो मिडिवल टाइम पीरियड और मॉडर्न टाइम पीरियड के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, जिन्हें आधुनिक थिंकर कहा जाता है। इनकी जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, एक प्रिंस और दूसरा डिस्कोर्स। इन पे हमारा मेन फोकस होगा और हम समझेंगे कि इन्होंने जो स्टेट क्राफ्ट की बात की है, राजा के बारे में बात की है, वो किस तरह की बात की है। इन्होंने प्रिंस में मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे फोकस किया है, जहाँ पे ये राजा के लिए लायन एंड फॉक्स की नीति इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। डिस्कोर्स में इन्होंने रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे फोकस किया है। ठीक है, यहाँ ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है जी, साथ ही साथ हम इनके जो प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट है उसके बारे में समझेंगे, जहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे रखी है जो कोट आता है एग्जाम में, कि एक मनुष्य अपने पिता की मृत्यु तो भूल सकता है लेकिन उनकी जो पैतृक संपत्ति है उसे नहीं भूल सकता। इनके यूनिवर्सल ईगोइज्म वाले कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। बहुत कुछ है जो हमने मैकियावेली के बारे में पढ़ना है आगे। ठीक है जी, जो नेक्स्ट थिंकर पे हमारा फोकस होगा वो है या मैकियावेली दोबारा लिख दिया है। जो नेक्स्ट थिंकर पे फोकस होगा वो है हॉब्स। मैं इनको यहीं समझा देता हूँ। देखिए, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन तीनों को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट। ठीक है जी, इन तीनों ने स्टेट को मैन मेड इंस्टीट्यूशन का है। ठीक है जी, स्टेट एज अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ये तीनों ही जिन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं वो टॉपिक्स हैं ह्यूमन नेचर, जहां हॉब्स ने मनुष्य को एक सेल्फिश प्राणी बताया है, वहीं लॉक ने मनुष्य को एक रीजनेबल प्राणी बताया, शांति प्रिय प्राणी बताया है, और रूसो ने उसे नोबल सैवेज कह के बुलाया है। जब नेक्स्ट टॉपिक इनका पढ़ेंगे वो है स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर तो हम जानेंगे कि जो हॉब्स था वो कह रहा था स्टेट ऑफ नेचर प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल था। मतलब ना ही कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे उस समय, ना ही सोसाइटी थी और ना ही कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था। लोग कहते हैं कि वो सिचुएशन वो थी जो कि प्री पॉलिटिकल तो थी पर प्री सोशल नहीं थी। मतलब सोसाइटी विद्यमान था, लोग मिलजुल के रहते थे। और रूसो का मानना था कि समय ऐसा था कि जब लोगों के, इन्होंने रिवोल्ट अगेंस्ट रीज़न की बात की है। रूसो ने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट अगेंस्ट रीज़न की बात की है। मतलब इनका मानना था कि जब मनुष्य प्राचीन अवस्था में रहता था, प्राकृतिक अवस्था में रहता था, वो बहुत खुश था, उसके पास सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, लोगों ने अपनी संपत्ति इकट्ठी की, एक जगह रहना शुरू किया, तो तेरे मेरे की भावना शुरू हुई और वहीं से जो सारी समस्या है उसकी शुरुआत होती है। इसलिए कहते हैं कि हमसे हमारा सारा कुछ छीन लो पर हमें हमारा भोलापन लौटा दो, कि हम प्रकृति की ओर वापस चले जाएं। तो इन्होंने माना कि जब प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट आया था तब जाके स्टेट ऑफ नेचर खराब हुआ था। ठीक है जी, इसके बाद हम इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे फोकस करेंगे।
जहां हम जानेंगे कि हॉब्स ने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जनता के मध्य हुआ था और जो थर्ड पर्सन जिसको शासन करने का अधिकार दिया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो परमानेंट था, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। लॉक ने कहा है कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट जनता के मध्य होता है और उससे स्टेट फॉर्म किया जाता है जो कि परमानेंट है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए किया जाता है जिसमें जनता और जो थर्ड पर्सन गवर्नमेंट का रोल अदा करेगी वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। और ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो परमानेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने के लिए इन्होंने लोगों को जो रेवोल्यूशन का अधिकार दिया है, क्रांति करने का अधिकार दिया है। साथ ही साथ लोग ने 3 तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट्स पे फोकस किया है, जो है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। जब रूसो की बात करेंगे तो रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें इन्होंने जनता के मध्य कॉन्ट्रैक्ट तो कराया पर किसी थर्ड पर्सन के पास सारी पावर नहीं दी, बल्कि सारी की सारी पावर इन्होंने जनता के मध्य ही बांट दी। जैसे कि मैं अगला कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अगला कंसेप्ट ये सॉवरेन की बात करते हैं कि सबने किस किस तरह के सॉवरेन की बात की है। तो हॉब्स जिस सॉवरेन की बात करता है वो एब्सोल्यूट है। लॉक जिसकी बात करता है वो लिमिटेड है, और रूसो जिसकी बात करता है वो है जनरल विल। हम इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे जब हम पर्टिकुलर इन थिंकर्स पे फोकस करेंगे कि हॉब्स का मानना है जो राजा बनेगा, जो शासक बनेगा वो सुप्रीम है, उसके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, उसकी बातें मानने के लिए सभी बाध्य है। लॉक ने लोगों को रेवोल्यूशन का अधिकार दिया है, यानी लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की है जहां सरकार चेंज की जा सकती है। और रूसो ने सारी की सारी पावर जनरल विल के रूप में बांट दी है, जहां वो कहते हैं 2 तरह के विल होते हैं, एक एक्चुअल विल है, दूसरा रियल विल है, और जो सम टोटल ऑफ रियल विल है वो बेस्ट विल है, जिसे जनरल विल कहा गया है, जिसके अंदर जनता का कल्याण छुपा होता है, सबका कल्याण छुपा होता है। इस तरह से जब हम हॉब लॉक रूसो पढ़ेंगे तो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं। लेवियोथन हॉब्स की बुक, लॉक की बुक 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, रूसो की बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में इन्होंने लिखी है। बहुत कुछ पढ़ना है हमने इनके बारे में। ठीक है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने देखना है वो है बेंथम। जब हम जर्मी बेंथम पे फोकस करेंगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में वो है ये फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है। इनको उपयोगितावाद का पिता कहा जाता है। ठीक है जी। इन्होंने प्लेजर और पेन पे फोकस किया है। ठीक है जी। इनका मानना था कि जो सुख है वो और दुख है उनको जिस रूप में नापा जाता है वो है प्लेजर, और पेन को नापने की बात इन्होंने की है। और उसके लिए जो मेजरमेंट टूल माना है इन्होंने उसे क्वांटिटी को माना है, कि क्वांटिटी मैटर करती है सुख और दुख को नापने के लिए। इनके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। इनकी फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट नाम की शायद बुक है, आई एम नॉट श्योर, शायद इन्हीं की है, उस पर फोकस करेंगे। बहुत कुछ पढ़ना है बेंथम के बारे में। और जब हम मिल के ऊपर फोकस करेंगे, J.S. मिल, ठीक है जी, J.S. मिल इनका पूरा नाम है। J.S. मिल के ऊपर फोकस करेंगे तो हम कंडक्ट ऑफ फ्रीडम पे फोकस करेंगे। कंडक्ट ऑफ फ्रीडम, जहां ये सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग का कंसेप्ट देते हैं। ये वीमेंस के राइट्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी। इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, पर हम जब कंडक्ट ऑफ फ्रीडम पे फोकस करेंगे तो ये कहते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्र होने का पूरा अधिकार है, लेकिन सिर्फ स्वयं आधारित मुद्दों पर, सेल्फ रिगार्डिंग मैटर्स पे। अगर इंसान अपने लिए जो करना चाहे वो करे, बेस्ट है, ठीक है, वो अपने विकास के लिए जो करे सब ठीक है, लेकिन जब वो कुछ कर रहा है और उसके करने से दूसरे के अधिकारों का हनन हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो वो गलत है। एक लाइन भी है कि मनुष्य जितना चाहे उतना अपना हाथ फैला सकता है, बस उसका हाथ दूसरे के मुंह पे जाके ना लगे। ठीक है जी।
ये वाली थ्योरी है। ये फीमेल्स की राइट्स की बात करते हैं। वैसे हमने मैरी वोल्सनक्राफ्ट के बारे में पढ़ना है, जब फेमिनिज्म पढ़ेंगे आगे बताऊंगा मैं। तो ये वो थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकार पे फोकस किया। इन्होंने माना कि किस तरह से महिलाओं को पुरुष से इन्फीरियर बनाया जाता है, उनसे निम्न बनाया जाता है। इन्होंने माना कि जो फीमेल्स इन्फीरियर है ना, उसके कहीं ना कहीं 3-4 रीज़न है, जिनमें से एक रीज़न इन्होंने माना कि ये यूनिवर्सली प्रैक्टिस हो रहा है। ये नहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर दिखाया जा रहा है कि महिलाएँ निम्न है, बल्कि ये पूरे विश्व में ऐसे ही चल रहा है। दूसरा, इन्होंने ये माना कि जो फीमेल्स को ट्रेनिंग दी जाती है ना बाय बर्थ, वो इसी बात की दी जाती है कि तुम मेल से इन्फीरियर हो और तुम्हारा काम है अपने आप को इस तरह से तैयार करना कि आपको एक सूटेबल हस्बैंड मिल सके, बहुत अच्छा पति मिल सके। ठीक है जी। साथ ही साथ इन्होंने तीसरा रीज़न जो बताया वो ये बताया है कि फीमेल्स इसको बिना किसी तर्क के, बिना रीज़न किए एक्सेप्ट भी कर लेती है। बाय बर्थ ही वो मान लेती है कि उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो ब्यूटी और मैरिज है, मतलब अपने ब्यूटी पे फोकस करना है और मैरिज की तरफ ध्यान देना है। ठीक है जी। इस तरह से बहुत कुछ है जेएस मिल के बारे में जो हमने पढ़ना है। इनका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पढ़ेंगे, अच्छा याद आया मुझे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इनका, जहाँ ये प्लूरल वोटिंग की बात करते हैं। प्लूरल वोटिंग, देखिए इंडिया में सभी को वोट का अधिकार है। 18 साल से ऊपर हर एक व्यक्ति वोट देने जा सकता है और सभी के पास एक वोट का अधिकार है। इन्होंने प्लूरल वोटिंग की बात की है। इन्होंने कहा है कि वोटिंग इंसान के काबिलियत के हिसाब से बटी होनी चाहिए। जैसा कि एक वोट का अधिकार तो सबके पास रहेगा, लेकिन जो लोग थोड़े स्किल्ड हैं उनको एक एक्स्ट्रा वोट दिया जाए, मतलब वो 2 वोट दे सकते हैं। जो फोरमैन है या फ्री मैन है उनको 3 वोट का, मतलब 2 एक्स्ट्रा वोट दिए जाए, मतलब 3 वोट का अधिकार दिया जाए। और जो हाईएस्ट वोटिंग राइट्स इन्होंने बताई हो 5 वोट देने का अधिकार बताया है। और वो बताया है इन्होंने जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होंगे, ठीक है जी, जो आर्टिस्ट होंगे, स्कॉलर्स होंगे, इनको इस तरह से एक्स्ट्रा वोट देने का अधिकार है। इनका मानना था कि अगर सभी को एक ही वोट का अधिकार दिया जाए ना, तो जो पढ़े लिखे और अनपढ़ है उनमें फ़र्क नहीं रहेगा, जो काबिल है और जो काबिल नहीं है उनमें फ़र्क नहीं रहेगा। और जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें ऐसे लोग चुन के आ जाएंगे जिनका कोई मान्य मतलब नहीं है। लेकिन अगर वोटिंग राइट्स अगर प्लूरिस्टिक फॉर्म में हो, कम ज़्यादा करके बांट दिए जाए, तो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है वहाँ पे सुटेबल लोग आ पाएंगे, अच्छे लोग आ पाएंगे, ये इनका मानना था। मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बता रहा हूँ। तो एरिस्टोटल और प्लेटो वो 2 थिंकर है जिनके बारे में हमने पढ़ना है। वो दोनों भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, वो भी डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानते। ठीक है जी। जो नेक्स्ट थिंकर हम पढ़ेंगे वो है कार्ल मार्क्स। ये भी वेस्टर्न है और ये दोनों भी वेस्टर्न है। तो जो हम कार्ल मार्क्स के ऊपर फोकस करेंगे तो मैं इनके बारे में बता दूं कि इनको जगह है नहीं ना, अलग पेज पे कर लेते हैं इनके बारे में। कार्ल मार्क्स, इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है वो है ये कि ये है फादर ऑफ मार्क्सिज्म। जो मार्क्सवाद का कंसेप्ट है ना, उसके पिता है ये। ठीक है जी। और ये जो मार्क्सवाद थ्योरी है वो किसके अगेंस्ट आई थी? वो आई थी क्लासिकल लिबरल्स के अगेंस्ट। यानी कि जो परंपरावादी उदारवादी थे ना, उनके अगेंस्ट आई थी। मैं आपको बता दूं, उदारवाद जो थ्योरी है उनका मानना था कि मनुष्य को ना अकेला छोड़ देना चाहिए। वो जितना चाहे अपना सर्वोत्तम विकास कर सके, उसको कहीं ना रोका जाए, नहीं ना ही कहीं टोका जाए। जो स्टेट है ना वो एक आवश्यक बुराई है, उसको लिमिटेड फॉर्म ऑफ ड्यूटीज देनी चाहिए, वो कम से कम काम करे और इंसानों के जो विकास के रास्ते में जो वो बाधाएं क्रिएट करता है ना, वो बाधाएं क्रिएट करने से उसको रोका जाए। ठीक है जी। तो जो ये वाली थ्योरी है ये धीरे धीरे आगे बढ़ी और कहीं ना कहीं इसने कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी फॉर्म कर दी, जहाँ पर 2 क्लास डिवाइड हो जाते हैं, एक हैव और एक हैव नॉट वाला। मार्क्सिज्म इनका फोकस है हैव और हैव नॉट पे।
जो हैव क्लास है वो कैपिटलिस्ट क्लास है जिसे बुर्जुआ कहते हैं, और जो हैव नॉट है वो प्लूरिस्ट है, ठीक है, पोलेट्रेट है, सॉरी प्लूरिस्ट कहते हैं मैंने, पोलेट्रेट है यानी कि मजदूर वर्ग है, इनके पास किसी तरह की संपत्ति नहीं है, इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हमने समझा। हमने जाना कि किस तरह से जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वहाँ पे कार्ल मार्क्स जी बात करते हैं, मैटर पे फोकस करते हैं, इनका मेन फोकस मैटर पे होता है। इन्होंने हैगल के बारे में एक लाइन कही है कि जो हैगल है वो अपने सर के बल खड़े हैं, उनको मैं सीधा करने का काम कर रहा हूँ। यानी जो हैगल थे वो आइडिया को सबसे ज़्यादा सुप्रीम मानते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते थे, पर इन्होंने मैटर को सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना है और आइडिया को सेकेंडरी पोजीशन पे रखा है, ठीक है जी। इनके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म, ठीक है जी। ठीक है जी, हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म पढ़ेंगे। सरप्लस वैल्यू पे हमारा फोकस होगा, बेस और सुपर स्ट्रक्चर पे हमारा फोकस होगा, ठीक है जी। डिक्टेटरशिप ऑफ पोलेट्रेट पे फोकस होगा। इनका जो मेनली मानना ये था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उन्होंने मजदूर वर्ग का बुरा हाल कर दिया, उनसे 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है, किसी तरह की जो हेल्थ सुविधाएं नहीं मिली जा रही है, ना ही उनको छुट्टी वगैरह प्रदान की जा रही है, मतलब आराम करने का समय मिल रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब मजदूर क्लास है उनमें अपने आप ही चेतना आएगी, ठीक है, और वो कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट, मतलब हैव क्लास के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे, ठीक है, और उनको उखाड़ फेंकेंगे जड़ से, उनको समाप्त कर देंगे। और जब ये उनको उखाड़ेंगे तो फिर उसके बाद जो टाइम पीरियड आएगा वो डिक्टेटरशिप ऑफ पोलेट्रेट का आएगा, मतलब मजदूरों का शासन आएगा। और ये वो समय काल होगा जब जो क्लास डिवीज़न है एक हैव और एक हैव नॉट वाली, इसको धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। स्टेट जो कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के फ़ायदे वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसको समाप्त किया जाएगा, ठीक है जी। एलियनेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे इनके बारे में हम, उसको समाप्त किया जाएगा। और जब ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो धीरे धीरे हम कम्युनिज्म की तरफ चले जाएंगे, जो कि स्टेटलेस, क्लासलेस और एलियनेशन के कंसेप्ट से विमुक्त समाज होगा, ठीक है जी। कार्ल मार्क्स को पढ़ते हुए हम इन मेन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है जी। जो नेक्स्ट थिंकर हमने पढ़ना है अपने सिलेबस में वो है दादा भाई नौरोजी, ठीक है जी। दादा भाई नौरोजी पे जब हम फोकस करेंगे तो इनकी ड्रेन वेल्थ थ्योरी पे फोकस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये इंडियन थिंकर है। इनके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बुक है, उन पे फोकस करेंगे। जो नेक्स्ट थिंकर हम पढ़ेंगे यहाँ वो है महात्मा गांधी। तो जब हम गांधी जी के ऊपर फोकस करेंगे, M.K. गांधी, कहीं ना कहीं इन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, ठीक है जी। इनके बर्थ से लेकर टिल इनके डेथ तक, इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में और इनकी डेथ हुई है 30 जनवरी 1948 में। तब तक के समय काल में इन्होंने क्या क्या किया, कैसे दक्षिण अफ्रीका गए, इंग्लैंड गए, इनके ऊपर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा, इन्होंने कौन से मूवमेंट चलाए, जैसे 1916, 1917, 1918, ठीक है जी। 1915 में ये वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है जी। उसके बाद हम 1920 में जो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस चलाया, नहीं नॉन कोऑपरेशन चलाया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। 1930 में इन्होंने 1930 के टाइम पीरियड पे इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस चलाया था, वो पढ़ेंगे। 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, वो पढ़ेंगे। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने फॉर्म किया वो पढ़ेंगे। इनके बारे में लगभग सब पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, हमारा देश को आज़ाद कराने वाला आंदोलन था, उसमें किस तरह से इन्होंने अहम रोल अदा किया, किस तारीख पे इनकी डेथ हुई थी, आज़ादी से पहले क्या क्या हुआ था, इन्होंने किस तरह से
क्रिप्स मिशन है उसको ना मानने की बात करी, तो वो सारे फैक्ट सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे एम के गांधी जी के बारे में, इनकी बुक पढ़ेंगे, यंग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने जो हरिजन का कंसेप्ट दिया था वो समझेंगे। बहुत कुछ समझना है जब हम सिलेबस पे फोकस करेंगे। जो नेक्स्ट थिंकर हम फोकस कर रहे हैं वो है अरविंदो घोष। जब हम अरविंदो घोष के बारे में पढ़ेंगे तो जो हमारा मेन फोकस होगा जब हम अरविंदो घोष के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किस तरह से इनको फादर ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाता है। फादर ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, फादर ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाता है, ये पढ़ेंगे। साथ ही जानेंगे इनको कैसे ग्रेट सिंथेसाइजर कहा जाता है, जहां इन्होंने ईस्ट प्लस वेस्ट के प्रिंसिपल्स दोनों को मिलाने का काम किया था। ठीक है जी। साथ ही हम जानेंगे कि इनको किस तरह से प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 तरह के राइट्स की बात की इन्होंने, उस पर हमारा फोकस होगा। इन्होंने 3 टाइप ऑफ लिबर्टीज पे फोकस किया, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, उसके बारे में समझेंगे। जहां इन्होंने 3 तरह की लिबर्टी की बात की, एक नेशनल इंटरिम और इंडिविजुअल, उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है जी। साथ ही साथ हम समझेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म पे फोकस किया है। इनका जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्चरल नेशनलिज्म, इसके बारे में समझेंगे। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स पे हमारा ध्यान होगा। इनके जो जन्म काल से लेकर इनके मृत्यु तक जो इन्होंने काम किया, उस कामों को हम सीक्वेंस में ऑर्डर में लगा के याद करेंगे। तो जब अरविंदो घोष पे फोकस करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसिव रेजिस्टेंस, इस पर हमारा फोकस रहेगा। ये सारे पॉइंट्स तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है इनके बारे में, और भी बहुत कुछ समझेंगे इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, या फिर नेक्स्ट थिंकर। जो नेक्स्ट थिंकर हमने देखना है वो है B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर, जिन्हें भीमराव अंबेडकर कहा जाता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। जब इनके बारे में हम फोकस करेंगे तो हमारा सबसे पहला ध्यान होगा कि इन्हें फादर ऑफ रिपब्लिक इंडिया, फाउंडिंग फादर ऑफ, मैं नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। इन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ रिपब्लिक इंडिया कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। साथ ही जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से जो पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, मतलब जिनको लोअर क्लास कहा जाता है इंडिया में, उनके अधिकारों की रक्षा की थी। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइफ शुड बी ग्रेटर देन लॉन्गर। लाइफ शुड बी ग्रेटर देन लॉन्गर।
जिंदगी महान होनी चाहिए, ना कि लंबी। जिंदगी छोटी भी हो तो चलेगा, पर जितना समय आप जियो वो महान जिंदगी होनी चाहिए। इनका जो असली नाम था, इनका जो रियल नेम था, वो था, जो रियल नेम था इनका वो था भीमराव सकपाल। इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो पार्टीज़ है, जैसे इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा ही जाता है, 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये इस पार्टी का गठन किया था, ये समझेंगे। इनका और गांधी जी का क्लैश चलता ही रहता था, वो समझेंगे। ठीक है जी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया है और 2012 में इन्हें ग्रेटेस्ट इंडियन का पुरस्कार भी मिला है, ये भी समझेंगे हम। साथ ही जो इनका महार वाला, जो मंदिर वाला इंसिडेंट था, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब बहुत कुछ है। महद सत्याग्रह जो चलाया था उसके बारे में जानेंगे। ठीक है जी। इन्हें इन्हें दीक्षा भूमि नागपुर वाला कंसेप्ट भी समझेंगे, जहाँ पे ये जन्मे तो एक निम्न कास्ट में थे, लेकिन मरने से कुछ समय पहले इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, उस कंसेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है जी। इनके बताए हुए बहुत सारी बातें हैं जिन पे हमारा फोकस रहेगा। आई थिंक यही वो थे जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए ना, 1 2 3, उनको उनमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। बहुत कुछ है बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में जानने के लिए। इनके जन्म से लेकर टिल इनकी डेथ तक पर्टिकुलर डेट्स पे इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट्स काम किया वो याद करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में याद करने से बहुत अच्छी तरीके से याद होता है। तो बहुत कुछ हमने इनके बारे में पढ़ना है। अभी मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया आपको कि क्या क्या इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट हम थिंकर पे फोकस करेंगे वो है जवाहरलाल नेहरू। जब हम नेहरू जी के बारे में जानेंगे तो आपको बता दूं कि जैसे कि इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहा जाता है। इनको, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और आज़ादी के उपरांत 1947 से लेकर 1964 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में विद्यमान रहे। आप कहेंगे 1947 क्यों बता रहा हूँ, पहला इलेक्शन तो 1952 में हुआ है, आप ऐसे ही याद कर लीजिए। पर आज़ादी के उपरांत और 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। और इन्होंने देश की आज़ादी के समय 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो इन्होंने एक स्पीच दी थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीच है, जिसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं। उसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ इनके कंसेप्ट जो था, इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था सोशलिज्म वाला, वो समझेंगे। नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मूवमेंट थी, उसके बारे में समझेंगे। उसमें इनका क्या रोल था वो समझेंगे। साथ ही साथ हम पंचशील के बारे में जानेंगे, जो एग्रीमेंट इन्होंने चाइना के साथ किया था उसके बारे में जानेंगे। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे कि पंचशील के प्रिंसिपल क्या है। 1962 के इंडो चाइना वॉर या सीनो चाइना वॉर के बारे में समझेंगे। इनके द्वारा किए गए सारे इंपॉर्टेंट वर्क पे हमारा फोकस रहेगा। इनकी जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, वैसे तो बहुत सारी बुक है जो इनकी इंपॉर्टेंट है, पर जो 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, उन पे हमारा फोकस रहेगा। उनके नाम इस प्रकार है, मैं आपको बता भी देता हूँ। एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है जी। दूसरी है ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है जी। और तीसरी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
इन तथ्यों को समझेंगे, इनके से संबंधित सारे फैक्ट्स पे हमारा फोकस होगा। ठीक है जी, अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। जो नेक्स्ट थिंकर पे हमारा फोकस होगा वो है लोहिया, मतलब राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है जी, जब राम मनोहर लोहिया जी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्हें जो इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हें फर्स्ट एंटी कांग्रेस लीडर कहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें फर्स्ट regarded as first anti कांग्रेस लीडर। इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है कि वो है कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। ठीक है जी, इन्होंने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। इन्होंने सिंथेसिस किया था, मतलब सिंथेसाइज किया था दो चीज़ों को, एक गांधीयन आइडियोलॉजी एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्या सोशलिज्म के बारे में कहा था वो पढ़ेंगे। इनका जो कंसेप्ट है सोशलिज्म वाला उसके बारे में समझेंगे। इन्होंने 4 पिलर्स की बात की है, उस पर हमारा ध्यान रहेगा कि इन्होंने 4 पिलर ऑफ स्टेट पे फोकस किया। वो कौन से 4 पिलर है? 4 पिलर्स ऑफ स्टेट, वो समझेंगे। चलिए मैं एक बार वो 4 पिलर आपको बता भी देता हूँ। तो वो जो 4 पिलर जिन पे इनका फोकस रहेगा, पहला है विलेज, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा प्रोविंस, और लास्ट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे फोकस करते हैं, सेंटर पे। ठीक है जी, इस तरह से इन्होंने 4 पिलर ऑफ गवर्नमेंट की बात की है, उसके बारे में हम समझेंगे। साथ ही साथ इनके दिए हुए सोशलिज्म के कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। गांधी जी से इन्होंने किस तरह से गांधी जी के विचारों पर इन्होंने किस तरह से फोकस किया था उसके बारे में समझेंगे। इनकी एक पत्रिका थी मैनकाइंड, उसके बारे में समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका थी जिनकी, या मैगजीन कह लीजिए, मैं पत्रिका लिख रहा हूँ, मैनकाइंड, उसके बारे में समझेंगे। बहुत कुछ है राम मनोहर लोहिया के बारे में जिनके बारे में हम जब पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पे ध्यान तो हमारा रहेगा ही रहेगा। जो पीजीटी के सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायनामिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है क्योंकि यहाँ पे हम पार्टी सिस्टम पे फोकस करेंगे। ठीक है जी, कास्ट के फॉर्मेट पे फोकस करेंगे, रीजन के फोकस पे सिस्टम पे फोकस करेंगे, न्यू सोशल मूवमेंट तो है ही है, न्यू सोशल मूवमेंट पे फोकस करेंगे, और इंडियाज रिलेशन विद नेबर कंट्रीज़। यहाँ मैं आपको कहूँ तो एक तरह से हम सार्क पे फोकस करेंगे। सार्क से हमारे भारत से संबंधित जो चारों तरफ घिरे हुए राज्य है, भारत अगर यहाँ है तो इसके तरफ जो चारों तरफ घिरे राज्य है वो नेबर कंट्रीज़ है, और वो सारी की सारी कंट्रीज लगभग सार्क की मेंबर है। तो जब हम पार्टी सिस्टम पे फोकस करेंगे तो हम यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से इंडिया में नेशनल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, ठीक है जी। साथ ही जानेंगे कि इंडिया में कैसे 1 पार्टी डोमिनेंस चला था, अब मल्टी पार्टी का सिस्टम है। कोएलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं इनके इमरजेंस पे फोकस रहेगा हमारा, नेशनल और स्टेट पार्टी दोनों के इमरजेंस पे, कि कब कौन सी पार्टी इमर्ज हुई है। इनके सिंबल पे फोकस करेंगे कि किस तरह का इनका सिंबल है, इनकी आइडियोलॉजीज़ क्या है, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है जी। कुछ नेशनल पार्टीज़ के नाम मैं बता दूं, जैसे सबसे पुरानी जो पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 1885 में बनी है। उसके बाद CPI है जो 1925 में बनी है, फिर CPM है जो 1964 में बनी है, BJP है, BSP है,
ठीक है जी। इस तरह से बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको जो नेशनल पार्टीज़ में आती हैं। और फिर हम साथ में कास्ट का रोल समझेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स पे कास्ट का क्या रोल है, कास्ट ने किस तरह से भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर, इवन सामाजिक व्यवस्था पर असर डाला है। रीजन पे फोकस करेंगे, ठीक है जी। न्यू सोशल मूवमेंट पे फोकस करेंगे। एक तरफ हमारा ध्यान सोशल मूवमेंट पे तो रहेगा ही, जहां हम दलित मूवमेंट पढ़ेंगे, फार्मर्स मूवमेंट पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम न्यू सोशल मूवमेंट पे भी ध्यान देंगे। और इंडिया के रिलेशंस पढ़ेंगे कि इंडिया का रिलेशन पाकिस्तान के साथ किस तरह का है, अफगानिस्तान के साथ किस तरह का, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, जो इसके नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ किस तरह का रिलेशन है, बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशन है, वो चीज़ें जानेंगे। साथ ही हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करेंगे वो है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। यानी कहे एमए लेवल का कंटेंट देखेंगे हम यहाँ। इससे पहले जो हमने देखा था वो बीए लेवल का कंटेंट था, ठीक है जी। तो जब हम एमए लेवल के ऊपर फोकस करेंगे तो जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो है बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। इसकी शुरुआत आई थिंक 1969 to 70 के बीच में मानी जाती है। इन दोनों में जो एक थिंकर है, दोनों ही व्यूज़ में जो एक थिंकर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम है डेविड ईस्टन, ठीक है जी। डेविड ईस्टन के ऊपर फोकस करेंगे। इन्होंने क्या बताया बिहेवियरलिज्म के बारे में, फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में क्या बताया है। इन्होंने किस तरह से बताया है कि एक आइडियोलॉजी ने पहले सिर्फ फैक्ट पे फोकस करना शुरू कर दिया था, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ है उनको निगलेक्ट कर रहे थे। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म वैल्यू प्लस फैक्ट दोनों पे फोकस करने की बात करते हैं। हम डिटेल में समझेंगे क्या है दोनों आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक प्रणाली को इन डिटेल समझेंगे, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच पढ़ेंगे जी, ठीक है। साथ ही साथ हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर पे फोकस करेंगे, ठीक है जी। जब हम यहाँ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पे फोकस करेंगे तो हम आई थिंक आलमंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। सिस्टम थ्योरी में, पॉलिटिकल सिस्टम या सिस्टम थ्योरी में हम डेविड ईस्टन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है, ठीक है जी। और जब आलमंड के बारे में पढ़ेंगे तो किस तरह से इन्होंने इंटरेस्ट ग्रुप पे फोकस किया है, ठीक है जी। सोशलाइजेशन के ऊपर फोकस किया, वो देखेंगे। राजनीतिक विकास के ऊपर फोकस करेंगे, पॉलिटिकल कल्चर पे फोकस करेंगे। पॉलिटिकल कल्चर सिखाने का काम हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज करती है, उनके कल्चर को हम फॉलो करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उसके ऊपर फोकस होगा। इन डिटेल्ड हम इनको समझेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो है डायनेमिक्स ऑफ फेडरलिज्म इन यूएस एंड इंडिया। देखिए, फेडरलिज्म की बात करें तो जो इसको सही साबित करने वाला सबसे पहला देश है वो यूएसए है, ठीक है जी। यहाँ पे जो केंद्र है और जो राज्य है वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो अपनी इच्छा से जुड़े हुए हैं, जब चाहे वो एक कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं। पर इंडिया की बात करें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अंबेडकर जी ने कहा हुआ है कि जो राज्य है उनको भारत के साथ जुड़ने का मौका तो मिल रहा है पर वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, इनसेपरेबल है, ठीक है जी। और यहाँ पे भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जो यूनिटरी और फेडरल दोनों फीचर्स को बताते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ हम समझेंगे कि यूएसए का जो फेडरल सिस्टम है वो किस प्रकार काम करता है, इंडिया का फेडरलिज्म किस प्रकार से काम करता है, ठीक है जी। साथ ही साथ अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कंसेप्ट ऑफ नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो जब हम कंसेप्ट की बात करें तो हम बहुत सारे कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, जैसे कि आइडियलिज्म पे हमारा फोकस होगा कि आइडियलिज्म जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक अप्रोच है उस पर हमारा फोकस रहेगा। आइडियलिज्म, रियलिज्म पे फोकस होगा हमारा कि रियलिज्म का कंसेप्ट क्या है। सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे हम, सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम गेम थ्योरी पढ़ेंगे, गेम थ्योरी पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़ेंगे,
डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ेंगे, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे अप्रोचेस है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उनके बारे में हमने पढ़ना है। इन डिटेल इन सबको समझेंगे कि आइडियलिज्म से जुड़े हुए थिंकर जैसे वुड्रो विल्सन है, रियलिज्म से हंस जे मार्गन्तो है, सिस्टम थ्योरी डेविड स्टन की है, गेम थ्योरी में शेलिंग और शुबिक के बारे में जानेंगे, कम्युनिकेशन थ्योरी में स्नाइडर के बारे में जानेंगे, डिसीजन मेकिंग थ्योरी में मार्टिन कैप्लन के बारे में जानेंगे, डिपेंडेंसी थ्योरी में समी नवीन के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में इमैनुअल कांट के बारे में जानेंगे। बहुत सारे थिंकर हैं, उनको हम इन डिटेल समझेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट, इस पे भी हमारा फोकस रहेगा। हम समझेंगे कि किस तरह से पावर का कंसेप्ट है वो नेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट को फोकस रखते हुए हम किस तरह से अपने डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट समझेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे वो है यही है, मतलब मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, जो हमने पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है जी, पोस्ट पीजीटी एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पे फोकस करना है, तो 3 लेवल पे हमने फोकस किया। रिवाइज कर लीजिए, हमेशा बढ़िया रहता है, हमें एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और हमें वो रिकॉल होती रहती है। तो जब हम पढ़ेंगे तो पहले हमने सीनियर सेकेंडरी लेवल पे फोकस करना है, वहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी के फोकस करेंगे, जहाँ हम कंसेप्ट देखेंगे राइट का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, जस्टिस का, सेकुलरिज्म का, सिटीजनशिप का और डेवलपमेंट का। इन कंसेप्ट्स को इन डिटेल समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट पढ़ेंगे, पीएमबल पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम फेडरलिज्म पे फोकस करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट जो कि पार्ट 5 में है उस पर फोकस करेंगे, जहाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट पे हमारा फोकस होगा। फिर हम स्टेट गवर्नमेंट पे फोकस करेंगे जो पार्ट 6 में डिफाइन है, जहां हम गवर्नर पे, चीफ मिनिस्टर पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, लेजिस्लेचर पे और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट पे फोकस करेंगे, जहाँ पे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे फोकस करेंगे। फिर हम जब इंडियन पॉलिटिक्स पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले नेशन बिल्डिंग की क्या प्रॉब्लम है वो पढ़ेंगे, पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स पे ध्यान दिया जाएगा। फिर जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो कोल्ड वॉर पढ़ेंगे, उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, एंड ऑफ कोल्ड वॉर पे देखेंगे, अमेरिकन हेजमनी पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट एंड चेंजेस के ऊपर फोकस रहेगा हमारा। साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क और ALBA, साथ ही साथ नाम पे हमारा फोकस होगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट पे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया पे फोकस करेंगे, जहाँ उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, रोल इन यूएन देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट और भारत का रिलेशनशिप देखेंगे, नॉन अलाइनमेंट में इंडिया का रोल देखेंगे, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उनको प्रभावित करने वाले तथ्यों पे ध्यान रहेगा। ये हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। उसके बाद जब हम ग्रेजुएट लेवल पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले फोकस हमारा थ्योरी पे होगा, जहाँ पे हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरी देखेंगे, स्टेट के नेचर के बारे में समझेंगे, उसके इमर्जेंस के बारे में समझेंगे, उसके एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है, प्लूरिज्म का कंसेप्ट है, उसके बारे में समझेंगे। इसके उपरांत जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ग्रेजुएट लेवल में वो है गवर्नमेंट, जहाँ 3 गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पे फोकस करेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जहाँ हम सेपरेशन ऑफ पावर पे फोकस एंड चेक एंड बैलेंस पे फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं ग्रेजुएट लेवल पे वो है डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप के ऊपर फोकस करेंगे। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे फोकस करेंगे। थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो हम ध्यान में रखेंगे जब हम ग्रेजुएट लेवल का पढ़ेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकल थॉट पे फोकस होगा, जहां हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित थिंकरों को पढ़ेंगे, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, कौटिल्य, मैकियावेली, हॉबलॉक, रूसो जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्योरिस्ट हैं, उसके बाद बेंथम, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नरोजी, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, इनसे संबंधित सारे फैक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम फोकस करेंगे ग्रेजुएट लेवल में वहाँ पार्टी सिस्टम पे, कास्ट, रिलीजन, न्यू सोशल मूवमेंट पे, इंडिया रिलेशन विद नेबर कंट्रीज पे फोकस करेंगे। और साथ ही साथ जब हम
नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस देखेंगे तो हम पहले बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म पे फोकस करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम पे फोकस करेंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पे फोकस करेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ हम डायनामिक्स ऑफ फेडरलिज्म जो यूएसए और इंडिया का है उसको कंपेयर करेंगे, समझेंगे, अप्रोचेस देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, जहां हम बहुत सारे अप्रोचेस पे फोकस करेंगे जैसे आइडियलिज्म, रियलिज्म, सिस्टम थ्योरी, गेम थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये सारी वो थ्योरियाँ हैं जिनसे संबंधित बहुत सारे थिंकर हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। पूछ लिया जाता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है या कौन से थिंकर से जो किस थ्योरी से रिलेट करते हैं, ये थ्योरी किस चीज़ की बात कर रही है। फिर कंसेप्ट ऑफ नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे। जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्वमान्य है, आज के समय में सभी देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करती है, तो इसके संबंधित सारे फैक्ट पे हमारा फोकस होगा। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली दूसरा पार्ट था पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिफाइन करने वाला। आज हमने कंप्लीट सिलेबस को समझ लिया है, ठीक है जी, और आशा करता हूँ कि आप ध्यान देंगे सिलेबस पे, और मैंने इन डिटेल लगभग सब कुछ बताया कि किस टॉपिक से क्या पढ़ना है। तो ये फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़रूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।